हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का आपको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपको पार्ट ए बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक और पार्ट बी बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीतिक। तो आज हम पार्ट ए यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक बुक का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए। इसमें हम हर टॉपिक को कवर करेंगे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि राष्ट्र निर्माण का क्या मतलब होता है। तो जिस प्रकार एक भवन के बनाने के लिए गिट्टी, बालू, सीमेंट को एकजुट कर एक भवन को निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक देश में रहने वाले अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग को एकजुट करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। चुनौतियां का मतलब होता है कि चैलेंजेस। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि आपके सामने अभी क्या चुनौती है, तो आप बोलेंगे कि हमारे सामने अभी बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने की एक बहुत बड़ी चुनौतियां है। उसी प्रकार जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत प्रकार की चुनौतियां था। जैसे में हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर एक अलग राज्य बनाना चाहता था, और दूसरा चुनौती यह था कि अपना भारत की संविधान कैसे लागू किया जाए, यानी कि संविधान कैसे बनाया जाए, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। इन सभी चुनौतियों के बारे में हम इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैप्टर में पढ़ते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका पहला टॉपिक यही होगा कि राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा, यानी कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको क्या उसको जवाब देंगे। इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होता है। तो सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम किसी राज्य या देश के शासन व्यवस्था और उससे संबंधित संगठनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है राजनीतिक विज्ञान जिसमें हम किसी राज्य यानी कि स्टेट या कंट्री यानी कि देश के उनका शासन व्यवस्था है, उनका शासन प्रणाली कैसा है और उससे संबंधित जो भी संगठन होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। सिंपल से याद रखना है कि किसी देश या किसी राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता या जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये यूनान के निवासी थे। जिस प्रकार इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और उसी प्रकार भूगोल का पिता किसे हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। कहाँ का रहने वाले थे? यूनान का निवासी थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्र निर्माण का मतलब यह होता है कि देश को शक्तिशाली बनाना और सभी क्षेत्र के अलग अलग जाति, धर्म के लोग जो अलग अलग बंट गए हैं उसे फिर से एकजुट लाना। यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश के गुलाम में था तो सभी क्षेत्र है ना जो अलग अलग भागों में बंट गया था। कहीं पर राजा के शासन था तो कहीं पर ब्रिटिश सरकार की था, कहीं पर पुर्तगाल का भी शासक था, गोवा में पुर्तगाली शासक थे। तो वही जो अलग अलग जगह पर जो बंट गया था जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो अलग अलग बंट गया था, क्या फिर उसे एकजुट लाना यानी कि फिर उसे एक ठाई मिलाना और लोगों में राष्ट्रीय भावना यानी कि राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम को जगाना, देश के विकास के लिए सभी लोगों को काम करने के लिए उत्साहित करना। अब अगर जो देश के नागरिक काम करेगा तभी तो देश के विकास होगा। तो उसी लिए देश के सभी नागरिकों को काम करने के लिए क्या उत्साहित करना और बिना किसी भेदभाव किए हुए सभी को एक साथ लेकर आगे चलना ही राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। अगर हम धर्म के नाम पर भेदभाव करते हुए भेदभाव करेंगे तो हमारा राष्ट्र निर्माण का एक काम सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना कहा जाता है कि बिना किसी भेदभाव किए सभी को क्या एक साथ आगे चलना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। चलिए दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण का मतलब है कि देश को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सभी देशवासियों मिलकर एक दूसरे को मदद करते हुए अपना देश का विकास करने में योगदान दे रहा हो, तो हम सब
तो हम सब मिलकर एक नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि राष्ट्र निर्माण का यह मतलब होता है कि देश को क्या बेहतर यानी अच्छा और मजबूत बनाने के लिए सभी देशवासियों एक साथ मिलकर एक दूसरे को मदद करते हुए अपना देश को विकास करने में योगदान देंगे। तो हम सब क्या मिलकर एक नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है। यानी कि अलग अलग धर्म के नाम पर जो लोग बंट गए, अलग अलग क्षेत्र के नाम पर जो लोग अलग हो गए, जो देश के नाम पर, राज्य के नाम पर या राजा के शासकों में अलग हो गए, तो फिर उसे एकजुट करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि एक जो राष्ट्र निर्माण होता है ना, तो एक राष्ट्र निर्माण करने के लिए कई पहलू जो निम्न प्रकार के, जो एक राष्ट्र को ना निर्माण सफल करने के लिए ना कई प्रकार की पहलू है जिससे कि राष्ट्र निर्माण की काम सिद्ध हो सकता है। जैसे में एक पहलू है राजनीतिक एकता, यानी कि जब राजनीतिक एकता बना रहेगा तभी तो राष्ट्र निर्माण करने में कुछ आसानी होगा। इस ओना राजनीतिक एकता नहीं रहेगा तो कहीं लोग आंदोलन करने लगेगा, कहीं दूसरा राज्य मांगने लगेगा। इसीलिए राष्ट्रीय एकता होना भी जरूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए। तो इसमें सभी क्षेत्र के अलग अलग नागरिकों को किसी भी प्रकार से न एकजुट करना, यानी किसी भी प्रकार से सभी को एकजुट करना और मजबूत सरकार का गठन करना, यानी कि एक मजबूत सरकार के गठन करना कि जो सरकार देश को विकासशील करे, जो विकास करे और किसी जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाए, उसी को राजनीतिक एकता कहा जाता है। यानी कि देश के सभी नागरिकों को एकजुट करना और सभी में हिल मिल जुल कर रहना ही राजनीतिक एकता कहलाता है। एक क्या राष्ट्र निर्माण का एक मुख्य पहलू है। चलिए अब आपका दूसरा है क्या सामाजिक एकता। समाज के सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्र का, उनके जो राष्ट्र का है ना, उन राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम, निष्ठा और गर्व को जगाना। यानी कि समाज के सभी वर्गों, जाति कोई भी जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को ना उनके प्रति क्या राष्ट्र के प्रति यानी कि देश के प्रति उनके प्रेम, उनके मन में उनके प्रेम, निष्ठा और गर्व की भावनाओं को जगाना और सभी वर्ग के लोगों को एक समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। यानी कि जब सामाजिक न्याय एक साथ सभी वर्गों के, जात के सभी वर्गों और समुदायों के साथ होगा तभी तो राज निर्माण का कार्य यानी कि राज निर्माण का कार्य सफल हो पाएगा। अगर समाज में ही आंदोलन लोग चलाने लगेगा तो राज निर्माण का काम सफल होगा नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है राष्ट्र निर्माण का एक मुख्य पहलू सामाजिक एकता भी है, यानी कि सभी वर्गों को एक साथ मिलाना और उनको मन में राष्ट्र के प्रति भावना जगाना और एक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ही सामाजिक एकता कहलाता है। और ये सामाजिक एकता को राष्ट्र निर्माण का एक मुख्य पहलू होता है। चलिए अब आपका तीसरा है आर्थिक विकास, यानी कि आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी आदि समस्या को समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए एक सुनिश्चित योजना लाना। यानी कि किसी भी देश के अंदर उन सभी नागरिकों का आर्थिक स्थिति जब बेहतर होगा तो कोई भी लोग गरीबी से नहीं मरेगा, न ही भूखमरी और न ही बेरोजगारी होगा। तो देश के प्रति क्या कोई आंदोलन करेगा नहीं करेगा और देश के एकदम सभी हिल मिल जुल कर रहेगा। क्या गरीबी भूखमरी खत्म हो जाएगा तभी तो। जैसे कि अभी बेरोजगारी के नाम पर क्या आंदोलन चलते रहता है कि यहाँ पर इतना नौकरी चाहिए चाहिए। तो अगर जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, देश से गरीबी खत्म हो जाएगा और सभी को समाप्त कर सभी को नागरिक को एक सुनिश्चित योजना लाने कि उनके विकास करने के लिए एक सुनिश्चित प्रकार का योजना लाना ही आर्थिक विकास कहलाता है। और जब देश का आर्थिक विकास अच्छा हो जाएगा तो राष्ट्र के प्रति सभी का प्रेम, भावना, एकता जुट जाएगा, जिससे कि राष्ट्र निर्माण के कार्य जल्दी ही सफल हो जाएगा। और राष्ट्र निर्माण करने में ये बहुत सहायक होता है किसी भी देश का, जो नागरिक सभी हिल मिल जुल कर आता है तभी राष्ट्र निर्माण का कार्य सफल हो पाता है। एक अमेरिकी लेखक यानी कि कार्ल डायस कहते हैं कि जैसे ईंट, लकड़ी, लोहे, सीमेंट, पत्थर आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। यानी कि एक अमेरिकी लेखक है कार्ल डायस। किसने? कार्ल डायस, जो कहते हैं कि जैसे में ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, लोहे हो गया, सीमेंट, पत्थर आदि से कोई भवन यानी कि घर को निर्माण किया जाता है ना,
ठीक उसी प्रकार राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों के, अलग अलग धार्मिक लोगों को, अलग अलग समुदाय के लोगों को एकजुट करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। ये किसका कहना है? अमेरिकी लेखक कार्ल डायस के कहना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र निर्माण किससे कहा जाता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण भावतात्मक होता है, यानी कि जो राष्ट्र का एकीकरण होता है ना, सभी को एक मिलाना, एक क्या भावतात्मक होता है, जो जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते कि उनके प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मजबूत एवं अदृश्य धागों से जुड़े होते हैं। जो सभी लोग हैं ना एक दूसरे से अदृश्य, यानी कि जो जिस धागा को आप लोग देखते नहीं है, जैसे में जुड़े रहते हैं, आपस में सभी हिल मिल जुल कर रहते हैं और उन्हें एकता टूट हो जाती है, और उनका एकता ना कभी टूट ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति उनकी एकता को राष्ट्र के प्रति के तोड़ नहीं सकता। कभी भी राष्ट्र के प्रति एक नागरिक दूसरे नागरिक को छुआछूत भावना या दृष्टिहीन भावना से नहीं देखता। ये क्या एकता टूट हो जाती है, जो कभी टूट ही नहीं सकता है। तथा उस क्षेत्र का हर सदस्य गर्वपूर्वक यही कहता है कि वह देश उसकी मातृभूमि है, और उस क्षेत्र यानी कि उस देश का हर नागरिक गर्वपूर्वक यही कहता है कि ये देश ही उसकी मातृभूमि, यानी कि वो देश ही उसके माता की समान है, और उसको माता के समान सभी नागरिक मानता है, जिसके खातिर वह अपने प्राण भी त्याग कर देते, जैसे कि हमारा इंडियन आर्मी अपने देश के खातिर अपना प्राण भी त्याग कर देते। उसी प्रकार ये राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि सभी को मिलाना एक भावनात्मक होता है, क्योंकि सभी लोग ने एक दूसरे को मजबूत और दृढ़ धागा से जुड़ जाते हैं, जिसको आप देख नहीं पाते हैं वो, और उनकी एकता टूट हो जाती, जो एकता कभी भी टूट ही नहीं सकता। तथा राष्ट्र के यानी कि तथा देश का न सभी गर्वपूर्वक यही कहता है कि वो देश ही उसकी माता के समान, यानी मातृभूमि उसका देश ही माता है, जिसके खातिर वो अपना जान प्राण भी त्याग देता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली, यानी कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में मिला था। भारत को स्वतंत्रता कब? 1947 में मिली थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, जो गठबंधन की सरकार थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है जो सरकार अस्थायी होता है, किसी कारणवश उनको न जल्द गठन किया जाता है। जैसे कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, अचानक हुआ, उसी लिए ना एक अंतरिम सरकार यानी कि अस्थायी सरकार बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जो कैसा? गठबंधन की सरकार, यानी कि सभी पार्टी मिलकर गठबंधन करके एक सरकार बनाया था, और इसे 1946 में गठित किया गया था। गठबंधन की सरकार यानी कि अंतरिम सरकार की गठबंधन की सरकार की गठित कब किया गया था? 1946 में किया गया था, जो भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए बहुत ही जिम्मेदार था। जो भारत की स्वतंत्रता देने में ना बहुत ही जिम्मेदार थी, यानी कि बहुत ही भूमिका निभाए थे। और पंडित नेहरू ने इस अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, यानी कि पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इस सरकार का अंतरिम सरकार का प्रमुख थे, यानी कि इनको प्रमुख माना गया था। यानी भारत के अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बने थे, इन्हीं ने अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बने थे, जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहलाता है। अंतरिम सरकार का मतलब आप समझ गए ना, जो अस्थायी सरकार होता है, जो अस्थायी रूप से चुना नहीं जाता है, वो अंतरिम सरकार कहा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि पंडित नेहरू का दृष्टिकोण, यानी कि दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने की नज़रिया कैसा होता है। तो सन 1947 और 1947 के 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि 14 तारीख के 12 बजे बाद की रात को मध्य रात्रि कहा जाता है। तो 14 तारीख के ना 12 बजे यानी कि 12 बजे के बाद की रात्रि और 15 अगस्त की सुबह के मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। इसी अवसर पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र का संबोधन किया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 14 और 15 अगस्त का हमारा मध्य रात्रि हमारा देश आजाद हुआ था ना, इसी के शुभ अवसर पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? अंतरिम के सरकार थे, जो
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इन्हीं ने संविधान सभा के विशेष सत्र संबोधित किया कि इन्हीं के यानी कि संविधान सभा का ने एक सेशन संबोधित किया कि भाषण देने के लिए, और उनका यह भाषण भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि समझो, भाग का मतलब होता है कि भाग, और वधु का मतलब होता है कि जनता से, चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब हो गया कि इंतजार, और भेंट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमें भेंट में मिला। यानी कि हम भारत के जनता जो स्वतंत्रता को एक भाग में देखते थे ना, उसका इंतजार अब खत्म हो गया। यानी चिर प्रतीक्षित का मतलब होता है कि इंतजार अब खत्म हो गया, और हमें 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है एक भेंट के रूप में। तो इसी भाषण को कहा जाता है भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब क्या होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि गवर्नर जनरल, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की रात को संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध व्याख्या देते हुए, यानी कि जो गवर्नर जनरल के कार्य परिषद होते हैं उसी का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने 14-15 अगस्त की रात को संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध व्याख्या देते हुए नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता का मतलब हो गया कि जब से हमारा देश आजाद हुआ आज तक का भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? नेहरू जी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक यानी कि संविधान एवं लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र दो तरीकों को पसंद किया। इन्होंने ना दो तरीकों को सबसे ज़्यादा पसंद किया। एक संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार हमारा देश का शासन व्यवस्था का संचालन होगा, और लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होगा जिसमें लोग अपने मर्जी से अपने सरकार को चुनेगा और उससे अपना विकास करवाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षवाद तथा उदार लोकतंत्र के नमूने को सलाह दिया। धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब होता है कि वो सभी धर्म के लोग रहेंगे, जिसमें आपको वो सभी धर्म के लोग जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म को लोग को हम लोग मिलजुल कर आपस में रखेंगे और किसी के प्रति भेदभाव धर्म के नाम पर छुआछूत नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि धर्मनिरपेक्षवाद। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षवाद तथा उदार लोकतंत्र का मतलब होता है कि किसी व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि जो अल्पसंख्यक होता है उनको अलग से विकास करने के लिए कोई भत्ता दिया जाएगा या उनको अलग से सुरक्षा किया जाता है, उसे उदार लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र एक होता है सीधे लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपना मर्जी से सरकार चुनता है और उससे अपना कार्य करवाता है। लेकिन उदार लोकतंत्र में उसमें सरकार ने किसी व्यक्तिगत सुरक्षा या उसे सहायता प्रदान करते उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि एसटी को सरकार किसी भी पढ़ाई में छूट दिया जाता है तो किसके? उदार लोकतंत्र के जरिए दिया जाता है। तो वही कि उदार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद को किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नमूने को सलाह दिया, जिसे नेहरू ने उसमें लोकतांत्रिक का अंश जोड़ दिया, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र का भी रहेगा, जिसे लोकतांत्रिक तरीके इन्होंने पसंद किया। इन्हीं के कारण लोकतांत्रिक यानी कि हमारे देश में ना जनता अपना सरकार को चुनेगा और उनसे वो काम भी करवाएगा और नियमों को बनाकर नेहरू के लोगों के सामने और नियम कानून को बनाकर नेहरू ने लोगों को सामने यानी कि भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किए जो नियम। चलिए एक एक नियम को हम देखते हैं कौन कौन सा नियम नेहरू जी अपने संविधान सभा के उस भाषण में देकर लोगों को सामने प्रस्तुत किए गए थे। चलिए अब आपका देखते हैं, जिसमें आपका पहला संवैधानिक व्यवस्था यानी कि संविधान का व्यवस्था। हर राष्ट्र राज्य का अपना संविधान होना चाहिए। नेहरू जी बोलता है कि हर राष्ट्र और एक राज्य यानी कि हर देश और राज्य का एक अपना संविधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी संविधान द्वारा निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो। यानी कि नेहरू जी बोलता है कि अगर जो एक संविधान हर देश और हर राज्य का होगा ना तो संविधान के अनुसार ही क्या
सरकार न अपना नियमों को निर्धारित और सिद्धांतों का अनुचालन करेगा, यानी कि अनुशालित करेगा किसके? संविधान के अनुसार। जैसे कि हमारा संविधान के अनुसार ही हमारा देश का सरकार अपने संविधान के निर्धारित नियमों और सिद्धांतों, जो संविधान में नियम दिया गया है ना और जो सिद्धांत, उसी के अनुसार वो अपने शासन का अनुसार संचालित करता है। और संविधान सभा की शक्तियाँ सीमित है, इनमें की संविधान से न सरकार की शक्तियाँ सीमित होता है। अगर हमारा भारत देश में संविधान नहीं बनाया होता तो सरकार जो मन होता है जो कर सकता है, लेकिन संविधान में सरकार का शक्तियाँ भी सीमित रखता है और नागरिकों के अधिकारों का भी रक्षा होता है। जैसे मौलिक अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो यही के अधिकारों यानी कि नागरिकों को अधिकार भी की रक्षा किया जाता है किसके? संविधान के अनुसार। तो वही नेहरू जी ने पहला व्यवस्था दिया था कि संविधान होगा जिसके कारण हर सरकार संविधान के नियमों और सिद्धांतों का अनुसार संचालित होगा, कि उनके नियमों के अनुसार ही सरकार भी चलेगा। और संविधान के सरकार की शक्तियाँ सीमित करता है। जैसे कि हमारे संविधान में सरकार और केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के बीच क्या शक्ति को सीमित किया गया, यानी कि बांट दिया गया। और नागरिक के सुरक्षा के अधिकारों का भी रक्षा किया जाता है किसके? संविधान के अनुसार ही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी होता है, किसी भी देश के लिए जिसमें एकता बनाए के लिए। तो चलिए अब आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने 1935 के भारत सरकार के अधिनियम से काफी सामग्री लिए, जिससे नेहरू गुलामी का घोषणा पत्र का, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था 1947 के बाद हमारा देश हुआ, तो संविधान का काम चल रहा था ना, तो उसी वक्त हमारे संविधान के निर्माता यानी कि जो निर्माण कर रहे थे ना, वो 1935 के भारतीय सरकार, जब ब्रिटिश सरकार था ना, तो उन्हीं भारतीय सरकार का अधिनियम की से काफी सामग्री यानी कि काफी नियम लिए, जिससे नेहरू किसे गुलामी का घोषणा पत्र का, यानी कि वो गुलामी का घोषणा पत्र का किसने? नेहरू जी ने किया था। फिर आपका दूसरा नियम था राज्य निर्माण। नेहरू जी ने राज्य निर्माण का भी नियम दिया था। यहाँ पर राज्य होता, यहाँ पर राज्य हो गया, मिस्टेक हो गया। राज्य निर्माण आपको समझना है, स्टेट बिल्डिंग। देश में संघात्मक व्यवस्था हो या एकात्मक, या दोनों का विस्तृत मिश्रण हो, ताकि राजनीतिक अस्तित्व बना रहा। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, बल्कि एकात्मक में पूरी शक्ति न राज्य के पास ही होता है। तो वही कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोगों को सामने प्रस्तुत किया गया कि देश में न संघात्मक व्यवस्था हो या एकात्मक, या दोनों का वितरित मिश्रण हो, ताकि राजनीतिक स्वायत्तता बने रहे, यानी कि राजनीतिक सत्ता का न एक स्वायत्तित्व बना रहे। और ये गंभीर मामला था, और ये क्या एक गंभीर मामला था कि लोगों का राय देना। नेहरू जी ने कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक थे। इन्होंने संघीय व्यवस्था में क्या केंद्र सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को मजबूत यानी शक्ति बनाया जाता है, इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। यानी कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम पर पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। और हमारे देश में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, यानी कि संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास और कुछ शक्तियाँ राज्य के पास दिया गया। और भाषा के आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर सन 1953 में तेलुगु भाषी लोगों को आंध्र प्रदेश मिला, यानी कि भाषा के आधार पर ना 1953 में तेलुगु भाषी लोग थे ना, जिससे आंध्र प्रदेश एक राज्य मिला। सन 1956 में इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ, यानी कि सन 1956 में ना इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के हुआ। और प्रशासनिक सुविधा के तथा उस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास के लिए 1963 में नेहरू सरकार ने नागालैंड की रचना की, यानी कि प्रशासनिक यानी कि शासन व्यवस्था हेतु और क्षेत्र की सर्वाधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए 1963 में नेहरू सरकार ने नागालैंड राज्य का भी रचना किए थे, यानी कि नागालैंड राज्य को भी एक न्यू राज्य बनाया था। चलिए अब आपका तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था।
सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक यानी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। तो सामाजिक न्याय, देश में रहने वाले पिछले एवं दुबले यानी कि कमजोर वर्ग और जो पीछे है उनका विकास होना भी जरूरी, यानी कि उनका भी विकास जरूरी है, क्योंकि उनके भुखमरी आर्थिक स्थिति जिससे घट जाएगा। इसीलिए संविधान में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी जिसको बोलते, जैसे में हो गया चमार, धोबी, मल्लाह, फांसी, भंगी, धनुष आदि को क्या एससी अनुसूचित जाति में रखा जाता है। और अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्रिबेस माने एसटी जाति को, जैसे हो गया लोग हो गया वन पहाड़ पठार में रहते उसको क्या एसटी बोला जाता है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों बोला जाता है। समाज में एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण व्यवस्था रखी जाएगी। यानी कि सामाजिक अन्याय में क्या होता है कि देश में जो भी पिछले यानी कि जो लोग पीछे दबले कुचले लोगों को ना एक विकास होना जरूरी है और उनके लिए एक समुचित व्यवस्था लगाना, यानी कि उनको कुछ सरकार के द्वारा भत्ता भी दिया जाता है जिसमें उनका सामाजिक न्याय हो जाता है और छूट भी दिया जाता है। जैसे में अनुसूचित जाति यानी एसी कास्ट और एसटी को भी अभी भी कास्ट को सरकार के द्वारा न कुछ विशेष लाभ दिया जाता है। और तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक, जो लोग समाज में न शैक्षणिक यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उनके भी अन्य वर्गों के कल्याण के लिए व्यवस्था भी हमारे संविधान में लाया गया। ये किसका विचार, ये नेहरू जी ने लोगों को सामने बतलाया था ये विचार। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है, तो नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सलाह दिया जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी आदि समस्या को खत्म करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो नागरिक के हित में काम करे, यानी कि नागरिक के लिए काम करे, उसको कल्याणकारी राज्य बोला जाता है। तो वही नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सलाह दिया, यानी कि हमारे देश में कल्याणकारी राज्य बने जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि गरीबी, अज्ञानता, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भूखमरी यानी कि भूखमरी, बीमारी, जो लोग बीमारी से झुलस रहे हैं, बेरोजगारी आदि समस्या को, इन सभी समस्या को खत्म करना ही आर्थिक न्याय होता है। जैसे में गरीबी हो गया, बीमारी हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो बीमारी को इन सब किसके आर्थिक न्याय, आर्थिक स्थिति के कारण होता है, जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण ही तो बेरोजगारी बढ़ता है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बतलाइएगा। तो यही है कि नेहरू ने बतलाया कि कल्याणकारी राज होना चाहिए, कि हमारे देश में ना कल्याणकारी जो राज, देश के ऐसा राज होना चाहिए जो नागरिक के हितों में काम करे, इसे कल्याणकारी राज बोला जाता है। और गरीबी, जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि गरीब, जो समाज में गरीब है, जो अज्ञानता है, जो भूखमरी की स्थिति से झुलस रहा है, बीमारी से, बेरोजगारी से आदि समस्या को खत्म करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। चलिए फिर था नेहरू जी का यही आग्रह बना रहा कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। ये तो बात सही है, अगर समाज में अन्याय नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, नहीं, कतई नहीं हो सकता। क्योंकि समाज में अगर अन्याय नहीं होगा तो सामाजिक के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा और राष्ट्र निर्माण में एक बाधा बन सकता है। और आर्थिक न्याय, अगर देश में गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी रहेगा तो लोग भी तब पर भी बेरोजगारी के लिए आंदोलन करेगा, तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में कुछ बाधा हो सकती है। तो वही पंडित नेहरू ने कहा है कि देश में न सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना देश का राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा एवं कानून व्यवस्था, एजुकेशन एंड लीगल सिस्टम। यह भी जरूरी है कि लोग शिक्षित हो, यानी कि हमारे देश में यह भी जरूरी कि लोग शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे हो। और संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को राजभाषा बना दिया जाएगा। यानी कि हमारे संविधान के
अनुच्छेद 343 के तहत यह कहा गया कि 26 जनवरी यानी कि 1965 के बाद ना देवनागरी में लिखा गया कौन हिंदी भाषा लिखा गया उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों को विरोध के देखते हुए गैर हिंदी भाषी लोग उसे कहा जाता है जो हिंदी नहीं बोलते, तो वो लोग हिंदी भाषी लोगों को विरोध के देखते हुए नेहरू ने यह विचार प्रस्तुत किए कि अनिच्छुक लोगों पर कोई भाषा थोपी नहीं जाना चाहिए। कि अनिच्छुक का मतलब है कि जो लोग हिंदी बोलने में इच्छुक नहीं है उसे अनिच्छुक बोला जाता है, कि अनिच्छुक लोगों पर कोई भाषा नहीं थोपी जाना चाहिए। इसीलिए सन 1963 में राजभाषा कानून यानी कि इसीलिए सन 1963 में राजभाषा कानून यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना, जिससे सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के बाद राजकाज के कामों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी चल सकेगा। यानी कि निर्धारित समय यानी कि राज्य के अंदर ना सभी काम काज में अब अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग चल सकेगा। और संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि राज्य के सारे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। लेकिन नेहरू ने अन्य धर्म वाले की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे नहीं लागू किया। समान नागरिक संहिता के तहत यह होता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या कोई भी जात हो, सभी पर एक कानून ही लगेगा और एक कानून ही बनाकर सभी पर लगाया जाएगा। इसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है, जो उत्तराखंड में लगा हुआ है। यहाँ पर दो कानून है जैसे कि एसटी और जैसे कि कुछ निम्न मध्य वर्गों के लिए कुछ अलग कानून बनाया गया है, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक के हितों में कुछ अलग कानून बनाया गया है। लेकिन इस समान नागरिक संहिता के तहत वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों पर एक ही कानून लगेगा। इसे समान नागरिक संहिता ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, जो भारत का पहला राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म जिसको शॉर्टकट में यूसीसी कहते हैं, लेकिन इन्होंने लागू हुआ कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे पहला राज्य जहाँ पर ये समान नागरिक संहिता लागू हुआ, कहाँ पर? उत्तराखंड में हुआ। लेकिन नेहरू ने अन्य धर्म वाले की प्रतिक्रिया यानी कि अन्य धर्म वाले ने इसको विरोध करने लगे, इससे ये एक कानून नहीं लागू किया गया। लेकिन ये उत्तराखंड में लागू किया गया है। उत्तराखंड का राज्य सरकार इससे समान नागरिक संहिता को यूसीसी को लागू किया गया है। अब हम देखते हैं 5 में विदेश नीति क्या होता है। कि राज्य को एक ऐसी विदेश नीति बनाना चाहिए यानी कि देश को एक ऐसी विदेश नीति बनाना चाहिए जो राष्ट्र के हित अनुकूल हो, यानी कि राष्ट्र के हित में वो विदेश नीति काम करे और सभी देश के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करे। यानी कि सभी देशों के साथ एक अच्छा आपस में संबंध स्थापित करना ही विदेश नीति कहलाता है। और राष्ट्र के हित वो अनुकूल हो, यानी कि राष्ट्र के हित में वो विदेश नीति काम करे। फिर आपका 6 नंबर में चलिए देखते हैं कि पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के 2 मॉडल अपनाया है, जो निम्न यानी कि पंडित नेहरू ने विकास के लिए देश को विकास के लिए कितने मॉडल? 2 मॉडल अपनाए हैं। एक में है पूंजीवादी मॉडल। यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है जिसमें पूर्ण रूप से कोई भी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। यानी कि पूंजीवादी मॉडल में ना यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली है कि जिस पर कोई भी निजी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, यानी कि सरकार का दबाव नहीं होता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, बल्कि किसी एक निजी व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, यानी कि निजी अधिकार होता है। ये कहाँ निजी अधिकार? किसके तहत? पूंजीवादी मॉडल के तहत निजी अधिकार। कोई भी संपत्ति पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या पूंजीवादी मॉडल कहा जाता है। जैसे हो गया अमेरिका में है पूंजीवाद, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पूंजीवाद मॉडल अपनाया गया। कहाँ पर? अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर उनका पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया। फिर आपका बी में है समाजवादी मॉडल। क्या होता है? तो समाजवादी मॉडल इस व्यवस्था प्रणाली में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है तथा समस्त उत्पादन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे हो गया वियतनाम, चीन, रूस। यानी कि समाजवादी मॉडल में क्या होता है? निजी संपत्ति यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति को न समाप्त कर दिया जाता है और पूरी संपत्ति पर किसका? सरकार का नियंत्रण होता है तथा समस्त उत्पादन जो भी राज्य में उत्पादन होता है उस पर किसका?
सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे ये समाजवादी मॉडल कहाँ पर है, वियतनाम में है, चीन में है, रूस में आदि में है, आदि देशों में समाजवादी मॉडल को अपनाया गया। चलिए फिर है नेक्स्ट टॉपिक है कि पंडित नेहरू ने इन दोनों मॉडल को अच्छी मानकर भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित को अपनाया। यानी कि पंडित नेहरू ने ना पूंजीवादी मॉडल को भी अच्छी मानी और समाजवादी मॉडल को भी अच्छी मानकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। हमारा भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें आपको पूंजीवादी मॉडल भी है, समाजवादी मॉडल भी है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही तक रहने देते हैं। फिर आपको दूसरा पार्ट में हम पढ़ाएंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक जरूरी बात बतला देना चाहता हूं कि एक के 8 क्लासेस पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूर्ण तैयारी यानी कि पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। और मेरा वादा है कि दिसंबर तक इन तीनों सब्जेक्ट को आपको खत्म करना। फिर 1 महीना बचेगा तो आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज सभी हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ पार्ट 2 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के साथ।